वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ में 3 और लोगों को पकड़ा गया है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया है। महिला से अभद्रता के बाद 4 दिन से भाग रहे आरोपी श्रीकांत त्यागी आखिरकार मंगलवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिस श्रीकांत को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की दर्जन भर टीमें यूपी से उत्तराखंड के जिलों को तलाश रही थीं, नेपाल तक भाग जाने की शंका जाहिर की थी, वो श्रीकांत मेरठ में ही घर में पाया गया। बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान त्यागी अपनी पत्नी अनु और वकील के संपर्क में था। पुलिस ने फोन लोकेशन के आधार पर उसे मेरठ से पकड़ लिया। इसके पहले श्रीकांत की लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में देखी गई थी। कहा जा रहा है कि त्यागी के कदमों को पुलिस ने उसी समय रोक दिया था जब उनकी पत्नी अनु त्यागी को पूछताछ के लिए मंगलवार को नोएडा फेज 2 थाने बुलाया गया। एक दिन पहले ही अपने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने, परिवार पर कड़ाई और 12 टीमों के गठन के बाद ही श्रीकांत समझ चुका था कि वो अधिक समय पुलिस से लुकाछिपी का खेल नहीं खेल पाएगा। वो मेरठ पहुंचकर अपने किसी दोस्त के यहाँ रुका। बुधवार को कोर्ट में सरेंडर करने की योजना बना ली, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही त्यागी को धर दबोचा। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए। वहाँ उस सोसाइटी में 1 सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। दूसरी ओर पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर जिले के ही याकूबपुर में उस कार को बरामद किया जिससे श्रीकांत फरार हुआ था। कार पर बीजेपी का झंडा लगा है, साथ ही गाड़ी पर यूपी विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि वो इस गाड़ी को याकूबपुर में छोड़कर आगे फरार हुआ था। अब देखना होगा कि जिस त्यागी को एक दिन पहले तक बीजेपी अपना नेता मानने से इनकार करती रही, उसकी गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर और भाजपा का झंडा लगा होने के बाद बीजेपी की ओर से क्या कहा जाता है। हालांकि डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार में कोई भी गलत करने वाला बच नहीं पाएगा। ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराध अरे कोई खिंचा लेगा यार। आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा ठोक दो। वहीं नोएडा के सांसद महेश शर्मा, जो कि एक दिन पहले यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर तीखे बयान दे रहे थे, उन्होंने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद खुशी जाहिर की। सांसद महेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास दिलाया था कि हमारी मातृशक्ति विश्वास कर सकती है कि जब भी कोई संकट आएगा, हमारे सीएम और शासन प्रशासन साथ खड़े नजर आएंगे। महेश शर्मा ने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमने बात भी की थी, जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई भी बदमाश, कोई भी कल्प्रेट कितना ही बड़ा हो, उसे सज़ा मिलेगी और सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और वह गिरफ्तारी मात्र 24 घंटे में वह गिरफ्तारी पूरी हुई है। मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि ये कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं आपकी कोशिश काम आई। आपका एक वीडियो वायरल हुआ। देखिए, मैं तो कहूँगा ये उन सब लोगों की कोशिश काम आई है जिन लोगों ने एकजुटता दिखाई। ये उन सब की कोशिश काम। इससे पहले सोमवार देर शाम सीएम योगी ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर सख्ती दिखाई थी। उन्होंने त्यागी मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता रहा है। इसकी कई तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हैं। त्यागी की सुरक्षा की बात हो या काफिले की, वो किसी सांसद विधायक से कम अपना रसूख नहीं मानता।
हालांकि इस कांड के बाद बीजेपी इसे अपना नेता मानने से इनकार करती ही रही। बता दें कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी में 12 एसटीएफ टीमों समेत अन्य पुलिस की टीमें लगाई गई थीं। उसकी तलाशी के लिए यूपी से उत्तराखंड तक दबिश चल रही थी। इस मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने इंटेलिजेंस विभाग की टीमों से भी सहयोग मिलने की बात कही थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि श्रीकांत को लेकर कानून किस तेजी के साथ अपना काम कर रहा था। अपनी कानून व्यवस्था के दम पर सत्ता में वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ जिस तरह से गालीबाज श्रीकांत की तस्वीरें वायरल होने लगी, उससे न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम लोग भी श्रीकांत की गिरफ्तारी में देरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सीएम योगी की चिंता भी सता रही थी कि कहीं श्रीकांत की गिरफ्तारी में हो रही देरी उनके तेवर के खिलाफ न चली जाए, उन पर करीबी को बचाने का तोहमत न लगे। ऐसे में सीएम योगी ने इस मामले पर खुद सक्रियता दिखाते हुए श्रीकांत को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रीकांत की गिरफ्तारी जल्द होने से यूपी में सख्त कानून का संदेश दिया है और साफ कर दिया कि कानून अपना काम करने में देर नहीं करेगा। कुल मिलाकर ऐसी सख्ती ही लोगों में सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। अमरोहा में तिरंगा बाइक रैली को राज्य मंत्री गुलाब देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और राज्य मंत्री ने बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली रवाना की है, जिसमें युवाओं ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए 15 किलोमीटर तक बाइक रैली निकाली गई और इसी क्रम में शहर के मिनी स्टेडियम से बाइक रैली निकाली गई। तो राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई और हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। युवाओं को जागरूक किया है हर घर तिरंगा को लेकर, ताकि हर घर तिरंगा को लेकर जागरूकता आई और सभी घरों में तिरंगा फहराता हुआ नजर आए। युवाओं की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई और युवाओं ने यहां पर बाइक रैली निकाली है जागरूकता फैलाने के लिए, सभी को जागरूक करने के लिए। बाइक रैली निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे युवाओं का जो योगदान रहा, क्योंकि युवाओं के कंधों पर ही भविष्य की बागडोर होती है, समाज के वो आधारशिला होते हैं और उन्हीं के वजह से हम आज़ाद हुए। चाहे सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन सभी के सहयोग से, ये सब युवा ही थे, इनके सहयोग से हम आज़ाद हुए। ये आज़ादी हमारी सुरक्षित रहे, जन जन तक ये संदेश पहुँचे, इसके लिए आज ये कार्यक्रम हमारा किया गया है, जिससे कि हमारे सब युवा अपनी रैली के माध्यम से इसके लिए जन जागृति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। वृंदावन में रक्षाबंधन पर्व को लेकर विधवा माताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि विधवा माताएं भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगी। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की कलाई पर विधवा माताएं राखी बांधेंगी। इसको लेकर महिलाएं अपने हाथों से पीएम के लिए राखियां बना रही हैं। साथ ही भारी संख्या में पीएम का फोटो लगाकर राखियां बनाई गई हैं। ज्ञानगुदड़ी स्थित मां शारदा विधवा आश्रम में राखियां बनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि विधवा माताएं पीएम को राखी बांधने के लिए जाएंगी। वृंदावन में सुलभ इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से ये माताएं रक्षाबंधन मनाती हैं और हर साल पीएम को राखी बांधने के लिए विधवा माताएं वृंदावन से दिल्ली जाती हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन विधवा माताओं की तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री को राखी बांधना चाहती हैं और राखी बना रही हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो चिपकाकर राखियां बना रही हैं और ये वृंदावन से दिल्ली जाएंगी पीएम मोदी को राखियां बांधने के लिए। अपने हाथों से बनाई राखी प्रधानमंत्री को बांधना चाहती हैं। रक्षाबंधन को लेकर इन माताओं में उत्साह है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में विधवाओं की स्थिति बहुत ख़राब रही है। अब परंपरा बनी हुई थी कि विधवाएं कोई भी त्यौहार नहीं बना सकती, कोई भी खुशी नहीं मना सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, रंग नहीं छू सकती।
तो इन सभी परंपराओं को तोड़ने के लिए सुलभ इंटरनेशनल के डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने एक अभियान शुरू किया था। इस अभियान के संदर्भ में ये था कि इनको ना केवल खाना कपड़ा मिले, बल्कि साथ साथ इनको जीने का अधिकार भी मिले। जीने का अधिकार, वैसा अधिकार जिसमें ये अछूत बन के ना जिएं। मेरठ जिले के टीपी नगर थाना इलाके में एएसपी ने छापा मारकर डीजल से भरे 2 टैंकर पकड़े हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने 2 तेल माफियाओं को यहां पर छापा मारकर यह खुलासा किया। खास बात यह रही कि जिस समय एएसपी की छापेमारी चल रही थी उस समय टीपी नगर पुलिस को मामले से दूर रखा गया और परतापुर पुलिस को बुलाकर ये कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस ने 2 टैंकर डीजल पकड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये पूरा मामला, जहां पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एएसपी मेरठ के एएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और तेल कारोबारियों पर छापा मारा है। ये देखिए तेल जो बरामद किया है, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो प्रकरण है, फूठा में पास में ही एक डिपो है, तो कई सारे ऐसे टैंकर्स जो डिपो से तेल लेके जाते थे, तो वो डिपो के जो तेल होते थे उसको वहाँ पे कुछ ठिये बना रखे थे, वहाँ पे उसको उसके लॉक को ब्रेक करके ड्रिल इत्यादि के माध्यम से तेल की चोरी करते थे। और इसमें जो भी वो ठिये के मालिक हैं और जो ड्राइवर्स वगैरह हैं, इनके कन्वेंस से होता था। और इसमें जैसे ही हमें सूचना मिली, पुलिस प्लस जो सप्लाई विभाग के अधिकारी हैं, उनके संयुक्त रूप से वहाँ पे छापा मारा गया और वहाँ पे करीब 25,000 लीटर से अधिक का इस तरह से चोरी किया हुआ तेल मौके पर पाया गया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर एक वकील को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वकील के पास से फर्जी लाइसेंस के साथ में बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि असलह के साथ में लाइसेंस एक फर्जी तरीके से तैयार किया गया था और बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी वकील अरविंद मिश्रा हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर अलग अलग मामलों में 13 मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब में फर्जी लाइसेंसों के जरिए असलाह को खरीदने वाले गैंग के तार इस वकील से जुड़े हुए हैं, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फर्जी लाइसेंस और हथियार बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिस्ट्री शीटर वकील को गिरफ्तार किया गया है। ये हिस्ट्री शीटर वकील है। फर्जी लाइसेंस और हथियार से बरामद किए गए हैं, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। असला खरीदने वाली गैंग से कनेक्शन, शाहजहांपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर वकील की गिरफ्तारी हुई है। रोजा थाने की पुलिस द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, अरविंद मिश्रा नाम का, जिसके पिता का नाम रामाशय मिश्रा है, जो लोधीपुर का रहने वाला है। ये HS है, मजारिया HS है। इसके बारे में सूचना मिल रही थी कि अवैध शस्त्र के पास है, जो लाइसेंस है ये फर्जी है। पुलिस ने इस पर जब चेकिंग की तो इसके दौरान इसका लाइसेंस फर्जी पाया गया, कूटरचित पाया गया और इसके पास 4 असले इसके पास से बरामद हुए, जिसमें एक राइफल है, एक बंदूक है, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल है और 60 कारतूस जिंदा बरामद हुए हैं, जिसके बारे में इसके पास कोई कागजात नहीं है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसमें 10 से ज़्यादा मुकदमे, 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इसके बारे में और जानकारी की जा रही है और इस पर और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एटा के थाना कोतवाली नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई है और महिला की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसी दौरान घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसी मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है।
बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 7 बाइक बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि चोर अलग अलग राज्यों में वाहन चोरी करते थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का पूरा मामला है, जहां पर कई राज्यों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। और वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में शराब की दुकान के सेल्समैन से 2,70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति शराब ठेके से बाइक पर कैश लेकर जा रहा था और इसी दौरान कार सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े सेल्समैन से कैश लूट लिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी और उसी क्रम में पुलिस पीड़ित की तहरीर पर सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। कोतवाली नगर पुलिस को प्रातः सूचना मिली कि JLN डिग्री कॉलेज के सामने एक 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना नौझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है। दरअसल ट्रक ने सीओ की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें कार में मौजूद सिपाही चालक की मौत हो गई। साथ ही सीओ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसे की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे पर मानसूरीर नौझील की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सीओ को सिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि ट्रक को मौके से बरामद किया गया। और वहीं बुलंदशहर में कपड़े की स्टिचिंग यूनिट के गोदाम में भीषण आग लग गई है। साथ ही आग से एक युवक झुलस गया है। इसी दौरान पड़ोसियों ने एक साथ मिलकर आग बुझाने का काम किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ शायद, जिससे कि मतलब इसमें से धुआं निकलने का फैक्ट्री में से SF फैब्रिक के नाम से फैक्ट्री है यहाँ हमारे पड़ोस में, तो उसमें से धुआं निकलने लगा। तो सब लोग आस पड़ोस के भाग के यहाँ पर आए। उन्होंने देखा भाई धुआं निकल रहा है शायद कमरे से, तो उन सब ने आकर जब दरवाज़ा खोला, तोड़ा वो दरवाज़ा, तो उसमें आग इतनी ज़बरदस्त थी कि देखा नहीं जा रहा था। तो कैसे बुझाई आग? सब मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने सब जगह एक जगह समर चलाए, किसी ने कुछ करा, किसी ने बाल्टी पकड़ी, सब ने मोहल्ले वालों ने काबू पाया आग पर। ग्रेटर नोएडा के जेवर कस्बे में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए और इसी दौरान घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। दरअसल मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही मारपीट की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी क्रम में पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की जा रही है। और मुजफ्फरनगर के खतौली के बुढ़ाना मार्ग पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक लोहे के सरियों से भरा हुआ था। शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक सरियों से भरा हुआ था और ट्रक में आग लग गई। चालक ने ट्रक से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ट्रक जानसर से गुरुग्राम की तरफ जा रहा था। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो चुके हैं और भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत 22 गोल्ड समेत कुल 61 मेडल लेकर चौथे स्थान पर रहा है, लेकिन पिछले कॉमनवेल्थ में हम 26 गोल्ड मेडल समेत 66 मेडल के साथ में तीसरे स्थान पर थे। फिर भी इस बार की परफॉर्मेंस को बेहतर बताया जा रहा है। जानते हैं क्यों, ये रिपोर्ट आप देखिए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 22 गोल्ड सहित कुल 61 मेडल लेकर चौथे स्थान पर रहा। 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में हम 26 गोल्ड सहित 66 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यानी 4 साल में भारत की मेडल की संख्या घटी और पोजीशन में भी गिरावट आई। इसके बावजूद इस बार भारत का प्रदर्शन 4 साल के पहले की तुलना में बेहतर कहा जा सकता है। ऐसा क्यों है, इस कारण को आगे समझेंगे। साथ ही 2022 गेम्स में हर खेल में भारत के परफॉर्मेंस की तुलना 2018 से करेंगे।
सबसे पहले जान लेते हैं कि कम मेडल के बावजूद प्रदर्शन बेहतर क्यों है। इसका सीधा जवाब है शूटिंग का ना होना। शूटिंग कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाला खेल है। भारत ने शूटिंग में अब तक 63 गोल्ड सहित 135 मेडल जीते हैं। 2018 में हमने शूटिंग में 7 गोल्ड सहित 16 मेडल जीते थे। इस बार शूटिंग कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं था, यानी भारत के 15-16 मेडल्स तो ऐसे ही कम हो गए। इसके बावजूद हमारे एथलीट्स ने पिछले गेम्स के मुकाबले सिर्फ 4 गोल्ड कम जीते। ओवरऑल भी महज 5 मेडल की कमी आई। अब कुश्ती बन गया सबसे कामयाब खेल। शूटिंग की गैर हाजिरी में इस बार कुश्ती भारत का सबसे कामयाब खेल बन गया। भारतीय पहलवान 12 इवेंट में उतरे और सभी में कोई न कोई मेडल जीतने में कामयाब रहे। यानी जो भी भारतीय पहलवान बर्मिंघम गया वो गले में मेडल लेकर ही लौटा। भारत इस खेल में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीत चुका है। पिछली बार 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में गोल्ड बढ़े। भारत ने बैडमिंटन में इस बार 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2018 में इस खेल में हमें 2 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर हासिल हुआ था। इसी तरह टेबल टेनिस में भी गोल्ड में इजाफा हुआ। इस बार 4 गोल्ड मिले, पिछली बार 3 ही मिले थे। हॉकी, जूडो और लॉन बॉल्स में भी बेहतर रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पुरुष और महिला दोनों ही टीमें मेडल जीतने में नाकाम रही थीं। इस बार दोनों टीमों ने मेडल जीता। लॉन बॉल्स में भारत ने गेम्स के इतिहास में पहली बार मेडल जीता, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। इसी तरह से जूडो में हम 2018 में खाली हाथ रहे थे। इस बार 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। एथलेटिक्स में 2010 के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड जीतने के सबसे मजबूत भारतीय दावेदार नीरज चोपड़ा चोटिल होने के बाद बर्मिंघम में नहीं जा पाए। इसके बावजूद भारत ने एथलेटिक्स में 2010 के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने इस बार 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते। 2014 और 2018 में भारत ने एथलेटिक्स में 3-3 मेडल हासिल किए थे। कहां रहा कमजोर प्रदर्शन? बर्मिंघम में भारत को शुरुआती 3 मेडल्स वेट लिफ्टिंग में मिले। भारत ने वेट लिफ्टिंग में इस बार 3 गोल्ड सहित कुल 14 मेडल जीते। 2018 में हमारे वेट लिफ्टर्स ने 5 गोल्ड सहित 9 मेडल जीते थे। यानी वेट लिफ्टिंग में हमारे ओवरऑल मेडल जरूर बढ़े, लेकिन गोल्ड की संख्या में काफी गिरावट आ गई। बॉक्सिंग में पिछली बार 3 गोल्ड सहित 9 मेडल मिले थे। इस बार 3 गोल्ड सहित 7 मेडल हैं। स्क्वॉश में 2018 में 2 सिल्वर मिले थे। इस बार 2 ब्रॉन्ज ही मिल सके। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। इस रिपोर्ट के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।